लोग ने जो पढ़ा था उससे आगे हम लोग आज शुरू कर रहे हैं। इसमें आपका जो है 18 उदारवादियों की कहानी। जैसा इसमें बोल रहा है कि 1848 में जब अनेक यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी से ग्रस्त किसान मजदूर विरोध कर रहे थे, तब उसके समांतर पढ़े लिखे मध्य वर्ग की एक क्रांति भी हो रही थी। इस बता रहा है कि 1848 में जब यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी थी, तो उस समय एक मध्यवर्गीय जो लोग जो थे वो क्या कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे। मतलब क्रांति के बारे में सोच रहे थे या क्रांति करने, क्रांति जो था उसको स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे थे। बोले फरवरी 1848 की घटनाओं में से राजा को गद्दी छोड़नी पड़ी थी और एक गणतंत्र की घोषणा की गई थी जो सभी पुरुषों के सार्वत्रिक मताधिकार पर आधारित था। जैसा कि अपने आपको इसके पहले ही मालूम है कि अ, उदारवादियों के द्वारा जो राजतंत्र था उसको समाप्त कर दिया गया था और उसके जगह पे गणतंत्र की घोषणा की गई थी। और इस गणतंत्र की घोषणा में जितने भी लोग थे उनके मत के आधार पे ही राजा का सरकार का गठन होने की बात कही गई थी। यूरोप के अन्य भागों में यूरोप के अन्य भागों में जहां अभी तक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य अस्तित्व में नहीं आए थे, जैसे जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रो हैंगरियन साम्राज्य, वहां के उदारवादी मध्य वर्गों के स्त्री पुरुषों ने संविधानवाद की मांग को राष्ट्रीय एकीकरण के मांग से जोड़ दिया था। ये बता रहा है इसमें तो शुरू में आपको बताया है कि 1848 में ऐसे जगह मध्यवर्गीय जो थे वो क्रांति कर रहे थे और वो लोग राजतंत्र को हटाकर वहां पे गणतंत्र उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था। और ऐसे जगह पे जहाँ पे अभी भी गणतंत्र या स्वतंत्र राष्ट्र जो था वो नहीं बन पाया था, जैसे जर्मनी में, इटली में, पोलैंड में, तो वहां पर उदारवादी जो थे वो संविधानवाद की मांग को देश के एकीकरण के साथ जोड़कर रख रहे थे, जिससे कि देश के एकीकरण के साथ साथ वहां पे संविधान जो है वो भी लागू हो सके। उन्होंने बढ़ते जन असंतोष का फायदा उठाया और एक राष्ट्र राज्य के निर्माण की मांगों को आगे बढ़ाया। ये राष्ट्र राज्य संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आजादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित था। इसे बता रहा है कि जो मध्यवर्गीय जो थे वो लोग संविधानवाद के साथ साथ 3 और मांग कर रहे थे। एक, प्रेस की स्वतंत्रता, दूसरा संगठन बनाना और तीसरा संसदीय सिद्धांतों पर आजादी, संगठन बनाने की आजादी, प्रेस की स्वतंत्रता और नया संविधान। ये देश की एकीकरण के साथ साथ इन 3 मांगों को भी जोड़कर रखा गया था। आगे बोल रहा आपका कि जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया। एक असेंबली बनाई गई थी, ठीक है, जिसका नाम था जर्मन नेशनल असेंबली। इसके पक्ष में उन्होंने जो था वोट डालने के बारे में उन्होंने निर्णय लिया था। आगे बता रहा है जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट सन ने अपना स्थान ग्रहण किया। यह संसद सेंट पॉल चर्च में आयोजित थी। उन्होंने एक जर्मन राष्ट्र के लिए एक संविधान का प्रारूप तैयार किया। इस राष्ट्र की अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई जिसे संसद के अधीन रहना था। बाद में चलकर उन्होंने फ्रैंकफर्ट संसद में एक जुलूस में जाकर एक फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया था। जर्मन इलाकों में बड़ी संख्या में राजनीतिक संगठनों ने फ्रैंकफर्ट शहर में मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान का फैसला लिया था। ये बता रहा है आपको कि फ्रैंकफर्ट शहर के अंदर एक नेशनल असेंबली के गठन के बारे में उन्होंने सोचा था और उसके पक्ष में मतदान का फैसला लिया था। बता रहा है कि 18 मई 1848 को 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने एक सजे धजे जुलूस में जाकर फ्रैंकफर्ट संसद में अपना स्थान ग्रहण किया। यानी 831 ऐसे सदस्य थे जर्मन नेशनल असेंबली के जिन्हें चुना गया था, और ये सारे लोग जो थे वो लोग फ्रैंकफर्ट संसद में जाके पहुंचे और वहां पर उन्होंने एक नया संविधान जो था वो तैयार किया। और इस संविधान के तहत एक ऐसे
राजा को सत्ता या सरकार की बागडोर दी गई जो संसद के अधीन रहे। जब प्रतिनिधियों ने प्रासा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को राज ताज पहनाने की पेशकश की तो उसने उसे अस्वीकार कर उन राजाओं का साथ दिया जो निर्वाचित सभा के विरोधी थे। ये बता रहा है कि मध्यवर्गीय जो थे उन्होंने 1848 में 831 निर्वाचित प्रतिनिधियों को चुना और ये 831 जो थे वो फ्रैंकफर्ट संसद में पहुंचे और उन्होंने एक संविधान का प्रारूप तैयार किया जिसके तहत जो राष्ट्र का अध्यक्ष था उसको संविधान के अधीन या संसद के अधीन रहना पड़ता था। और इसके लिए उन्होंने एक राजा था जिसका नाम आपको यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ, उसको ताज पहनाने की पेशकश की, परंतु उन्होंने इस चीज को ठुकरा दिया क्योंकि वो उसके विरोध में थे और वो निर्वाचित सभा के जो सदस्य निर्वाचित सभा के विरोध में थे उसका उन्होंने पक्ष किया। जहां कुलीन वर्ग और सेना का विरोध बढ़ गया वहीं संसद के सामाजिक आधार कमजोर हो गया। संसद में मध्य वर्गों का प्रभाव अधिक था जिन्होंने मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध किया जिससे वो उनका समर्थन खो बैठे। अंत में सैनिकों को बुलाया गया और असेंबली भंग होने पर मजबूर हुई। एक छोटे से पैराग्राफ में आपको बता रहा है कि उदारवादियों ने जो संसद बनाया था जर्मन नेशनल असेंबली, बाद में चलकर वो भंग हो गया क्योंकि खुद ही उदारवादी जो थे वो मजदूरों और कारीगरों की मांगों का विरोध कर रहे थे जिससे कि मजदूर और कारीगर जो थे उन्होंने उनका समर्थन करना बंद कर दिया और बाद में चलकर सैनिकों ने जो जर्मन असेंबली बनाया वही भंग कर दिया। उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने का मुद्दा व्यापक था। हालांकि आंदोलन में वर्षों से बड़ी संख्या में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों और प्रदर्शनों में शामिल हुए। इसके बावजूद उन्हें असेंबली के चुनाव के दौरान मत अधिकार से वंचित रखा गया। बता रहा है कि उदारवादी जो थे वो लोग उन्होंने महिलाओं को अभी भी वोट देने से अधिकार से वंचित रखा था, जबकि महिलाओं का जो संसद का गठन हो चाहे और भी दूसरे काम हो उसके अंदर महिलाओं की भागीदारी बहुत बढ़ चढ़ कर थी, उसके बावजूद भी उनको मत अधिकार से वंचित रखा गया था। जब सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद की सभा आयोजित की गई थी तब महिलाओं को केवल प्रेक्षकों की हैसियत से दर्शक दीर्घा में खड़े होने दिया गया था। तो यहाँ पे उदारवादी जो है उसके बारे में बताया है आपको, इस तरह से उन्होंने एक जर्मन नेशनल असेंबली का गठन किया, उसके बाद किस तरह से सैनिकों ने उस सभा को भंग कर दिया क्योंकि खुद ही उदारवादी जो थे वो कारीगर और मजदूरों की मांगों को नहीं मान रहे थे। बोल रहा है कि हालांकि रूढ़िवादी ताकतें 1848 में उदारवादी आंदोलन को दबा पाने में कामयाब हुई किंतु वो पुरानी व्यवस्था बहाल नहीं कर पाई। राजाओं को यह समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रियायतें देकर ही क्रांति और दमन को के चक्र को समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिमी यूरोप में 1815 से पहले हो चुके। इस प्रकार हैम्स पर अधिकार वाले क्षेत्रों और रूस में भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी समाप्त कर दी गई। ये बता रहा है कि 1848 में भले ही उदारवादी जो थे आंदोलन जो था उसको उन्होंने दबा दिया था, मगर उसके बावजूद भी रूढ़िवादी इस चीज को समझ चुके थे कि परिवर्तन जरूरी है, इसलिए उन्होंने उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को कुछ रियायत जो था वो देना शुरू कर दिया। जैसे मान लीजिए कि भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी जो थे उसको खत्म कर दी गई, ठीक है। और उसके अलावा राज्यों को, जैसे हंगरी आपको बता रहा है, हंगरी के लोगों को ज्यादा ज्यादा स्वायत्तता प्रदान की, ज्यादा स्वतंत्रता जो थी वो प्रदान की। बोल रहा है कि हालांकि इससे निरंकुश मैग्यारों के प्रभुत्व का रास्ता भी साफ हुआ था। इतना सारा करने के बावजूद भी हंगरी के लोगों को स्वतंत्रता या स्वायत्तता देने के बावजूद भी ऐसा देखा गया कि कुछ क्षेत्रों के अंदर, कुछ राज्यों के अंदर जो निरंकुश शासन था वो तेजी से उसका विकास हुआ। जैसे आपको यहाँ पे मैग्यार दे रहा है, जहाँ पर निरंकुश शासन का रास्ता जो था उसको एक तरह से उसको रास्ता मिला था जिससे कि वो वहां पर निरंकुश शासन जो था वो स्थापित कर सके। जर्मनी और इटली का निर्माण, तो मैंने इसके पहले आपको उदारवादियों के बारे में बता दिया हूँ, क्लियर हो चुका होगा आपको, ठीक है।
कैसे पता चलेगा कि उन लोगों का क्लियर हुआ कि नहीं? कुछ बोल नहीं रहा है। हो गया चलेगा सर, सर क्लियर अपना। हो गया। हो गया विशाल? यस सर। वो कुछ ज्यादा खास नहीं दिया हुआ है, उसमें उदारवादियों के बारे में नहीं बताया सर, गया है। हाँ। कुछ खास नहीं है। हेलो। नहीं कोई खास हाँ नहीं, समझ खाली में आ गया। उदारवादियों। हाँ, उदारवादियों के बारे में बताया, केवल जर्मन नेशनल असेंबली मेन है उसके अंदर, ठीक है ना? हम्म। और उसके बाद उसके अंदर ये भी बताया गया कि किस तरह से जर्मन नेशनल असेंबली को भंग किया गया। मगर इसमें एक खास बात उभर के सामने आया था कि रूढ़वादियों ने उदारवादियों की शक्ति को पहचान लिया था और उसको कुछ रियायतें जो थी वो दे दी थी, ठीक है? चलिए आगे ठीक है। देखा जाए। जर्मनी और इटली। चलो आगे पढ़ रहा हूँ। हाँ, एक तो इन लोगों का वीडियो नहीं नजर आ रहा है, कौन कौन इसमें पढ़ रहा है, देख रहा है कि नहीं कर रहा है? वीडियो ऑन है सर सबका। हाँ, वीडियो ऑन है ना? हाँ। हाँ हाँ वीडियो ऑन है। ठीक है। चलिए देखिए, जर्मनी और इटली का निर्माण देखिए। बोल रहा है कि जर्मनी क्या सेना राष्ट्र के निर्माता हो सकती थी? जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती थी? यानी एक ऐसा देश जिसपे सेना का कंट्रोल हो, सेना का नियंत्रण हो। बोल रहा है कि 1848 के बाद यूरोप यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी लोगों से और क्रांति से धीरे धीरे जो था वो राष्ट्रवाद का जो भाव जो था, यानी 1848 में के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र यानी राष्ट्रवाद के प्रति लोगों का चाह जो था, उसका उसके प्रति लगाव जो था वो धीरे धीरे कम होने लगा। राज्य की सत्ता को बढ़ाने और पूर्व यूरोप पर राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया था। जानबूझकर रूढ़िवादी जो थे वो लोग जानबूझकर ऐसे राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे थे जिससे कि लोगों का राष्ट्रवाद से धीरे धीरे क्या हो, अलगाव होते चला जाए। इसे उस प्रक्रिया में देखा जा सकता है जिससे जर्मनी और इटली एकीकृत होकर राष्ट्र राज्य बने। जैसा कि आपने देखा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्यापक थी और उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। इसके पहले भी आपको ये चीज आपने ये पढ़ा है या इसके बारे में आपने इसके पहले वाले टॉपिक में देखा था कि किस तरह से जर्मनी और इटली को एक एकीकृत राष्ट्र बनाने का प्रयास किया गया था। और आप शुरू से ही जानते हैं कि मध्यवर्गीय जो लोग थे, खासकर इसमें जर्मन लोगों के बारे में बता रहा है जिसमें राष्ट्रवादी भावनाएं जो थी वो पहले से ही थी। बोल रहा है कि मगर राष्ट्र निर्माण की यह उदारवादी पहल राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दी थी। शुरू से ही मध्यवर्गीय जो थे वो शुरू से ही प्रयास कर रहे थे ये प्रयास कर रहे थे कि वहां पर राष्ट्रवादी भावनाएं जो है, सॉरी एक मिनट फिर से बोलो आपको। बोल रहा है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यवर्गीय जर्मन लोगों में पहले से ही व्यापक थी और 1848 में जो जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाके जो थे जो बिखरे हुए थे उसको एक साथ जोड़कर वहां पे एक संसद का निर्माण किया गया था, एक संसद गठित किया गया था और एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया था। मगर शुरू से ही रूढ़िवादी जो थे वो नहीं चाहते थे कि वहां पर एक राष्ट्र राज्य का निर्माण हो और वो हमेशा से उनके द्वारा किए गए प्रयासों को दबाना चाहते थे। उनका प्रासा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। जो रूढ़िवादी थे उनको प्रासा के बड़े बड़े जो भूस्वामी थे जो कि नहीं चाहते थे कि यहाँ पे स्वतंत्र राष्ट्र का निर्माण हो, उन्होंने उनका समर्थन किया था। उसके पश्चात प्रासा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। उसका प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था जिसने प्रासा के सेना और नौकरशाहियों की मदद ली। तो बता रहा है कि प्रासा के बड़े बड़े जो भूस्वामी थे उन्होंने अ, अ, फौज की ताकत ने उनका प्रासा के बड़े भूस्वामी जो थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ पर आपका फिर से जो स्वतंत्र राष्ट्र है उसका निर्माण हो। उसके पश्चात जो था प्रासा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया था। तो इसमें बड़े भूस्वामी उन्होंने तो समर्थन किया नहीं था
उसके बावजूद भी प्रासा में कुछ ऐसे बड़े नेता थे जो चाहते थे कि इसका जो है राष्ट्रीयकरण किया जाए जर्मनी का। ठीक है। और इसमें सबसे जो बड़ा नाम था वो था आपका ऑटोमन बिस्मार्क, जिसे इस प्रक्रिया का जनक माना, यानी जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है ऑटोमन बिस्मार्क को, जिसने प्रासा के सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रासा की जीत थी और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रासा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मनी के एकीकरण में प्रासा का बहुत बड़ा हाथ है। प्रासा के मंत्री जो थे जिनका नाम ऑटोमन बिस्मार्क था, उनको जर्मनी के एकीकरण का जनक माना जाता है। ठीक है। और उसके बाद जर्मनी के एकीकरण के करने के बाद जो था, जर्मनी के एकीकरण के करने के लिए जनवरी 1871 में प्रासा ने एक समारोह जो था वो बुलाया था, जिसमें प्रासा का जो राजा था जिनका नाम विलियम प्रथम था, उसको जर्मनी का सम्राट जो था वो घोषित किया गया था। पूरा 18 जनवरी 1871 की सुबह बेहद ठंडी थी। जर्मन राज्यों के राजकुमारों, सेना के प्रतिनिधियों और प्रमुख मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क समेत प्रासा के महत्वपूर्ण मंत्रियों की एक बैठक वर्साय के महल के बेहद ठंडे शीश महल में हुई। सभा ने प्रासा के काइजर विलियम प्रथम के नेतृत्व में एक जर्मन साम्राज्य की घोषणा की थी। इसमें प्रासा का जिक्र कर रहा है। ठीक है। प्रासा का ही मंत्री ऑटोमन बिस्मार्क का। ठीक है। और इसमें आपको बताया गया है कि रूढ़िवादी कभी भी नहीं चाहते थे कि जो है जर्मन एक स्वतंत्र राष्ट्र बने, और हमेशा से वो वहां पे राजतंत्र के पक्ष में थे। और उनको प्रासा के जो बड़े भूस्वामी थे उसका उनको समर्थन नहीं मिल रहा था। उसके बावजूद भी प्रासा के राजा जो थे, जिन्हें विलियम प्रथम जो था, उन्हें सम्राट घोषित किया गया था बाद में, जब जर्मन एकीकरण का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद आपको 1871 में बता रहा है कि एक सभा जो थी बुलाई गई थी, जिसके अंदर कई बड़े बड़े लोग शामिल हुए थे। जैसे मान लीजिए कि जर्मनी के जो अलग अलग बटे हुए राज्य थे, उनके राजकुमारों को इस सभा में बुलाया गया था। सेना के जितने भी बड़े बड़े प्रतिनिधि थे उनको इस सभा में बुलाया गया था। और इसके अलावा बिस्मार्क जो था वो भी इस बैठक के अंदर शामिल हुआ था। और इस बैठक में एक जर्मन साम्राज्य जो था उसकी घोषणा की गई थी, जिसके अंदर बिखरे हुए जर्मन राज्यों को जोड़ा जाए। ठीक है। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण प्रक्रिया ने प्रासा राज्य की शक्तियों के प्रभुत्व को दर्शाया था। जैसा कि आप जानते हैं कि जर्मनी के एकीकरण में प्रासा का बहुत बड़ा हाथ था। तो जर्मन राष्ट्र के निर्माण में हम देख रहे हैं कि प्रासा राज्य की शक्ति थी, वो हमें साफ दिखाई दे रही है। नए राज्य ने जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और कानूनी तथा न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी जोर दिया। जो जर्मनी के अंदर नए राज्य बनाए गए थे उसके अंदर ज्यादातर किन की चीजों पर ध्यान दिया गया था? तो जर्मनी की मुद्रा पर, बैंकिंग पर और न्यायिक व्यवस्थाओं के आधुनिकीकरण पर काफी ज्यादा जोर दिया गया था। और प्रासा द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयां बाकी जर्मनी के लिए अक्सर एक मॉडल बना था। जिस तरह से प्रासा ने जर्मनी के अंदर कदम उठाए थे, जिस तरह से नए राज्य के अंदर मुद्रा, बैंकिंग, कानून और न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण का प्रयास किया गया था, इस चीज को देखकर बाकी सारे देश जो थे वो भी प्रासा से काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। तो यहाँ पे मैंने जर्मनी का एकीकरण के बारे में बताया। मैं फिर से इस बार बिना इसको देखे बता दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ था। इसमें आपको बता रहा है कि वो मध्यवर्गीय अभिरूप होना। इसके अंदर आपको शुरू में ही बताया कि जर्मनी जो था, जिसके एकीकरण के लिए प्रासा ने बहुत बड़ा मतलब उसका हाथ है, और प्रासा ने बहुत मदद किया था जर्मनी में नए राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र बनाने के लिए या नए स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए। रूढ़िवादी जो थे वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जर्मनी जो है स्वतंत्र राष्ट्र बने, मगर उसके बावजूद भी ऑटोमन बिस्मार्क जो कि एक मंत्री था, विलियम चतुर्थ जो थे,
उसका विलियम प्रथम जो था उसका वो एक मंत्री था, और उसने जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ा योगदान दिया है। ठीक है। और उसके बाद आपको फ्रैंकफर्ट संसद के अंदर जो थे वहां पे एक सभा बुलाई गई, सॉरी वर्साय के महल में एक सभा बुलाई गई थी, और वहां पे जर्मन साम्राज्य जो था उसको घोषित किया गया। ठीक है। और इसके अलावा आपको नए राज्य जो बने थे जर्मनी के अंदर, उसके अंदर किन किन चीजों के ऊपर जोर दिया गया था, जैसे कानून हो गया, या मैंने आपको थोड़ा देर पहले इसके अंदर बताया कि कानून हो गया, उसके अलावा आपको बैंक हो गया, इसके अलावा वैश्विक आधुनिकीकरण जो हो गया, इन सारे चीजों के ऊपर जोर दिया गया था। ठीक है। तो इस तरह से जर्मनी जो था, जो बिखरे हुए अलग अलग राज्य थे, उनको एक राष्ट्र का रूप दिया गया, जिसके अंदर ऑटोमन बिस्मार्क का बहुत बड़ा रोल था। इसमें जो राजा है उसका भी नाम नहीं लिख सकते हैं, मगर ऑटोमन बिस्मार्क का जिक्र करना जर्मनी के एकीकरण में बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए आगे देखा जाए इटली के एकीकरण। चलिए देखिए यहाँ पे इटली के एकीकरण के बारे में बता, टॉपिक आ रहा है आपका इटली। अब आपको जर्मनी के बाद इटली के एकीकरण के बारे में बताया जाएगा कि किस तरह से इटली का एकीकरण किया गया था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे शुरू में ही बोल रहा है कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। जैसा कि जर्मनी में राजनीतिक विखंडन, राजनीतिक बिखराव जो आपको नजर आ रहा था, उस तरह से इटली के अंदर भी राजनीतिक जो था बिखराव जो था उसका एक बहुत लंबा इतिहास है कि इटली के भी कई सारे राज्यों में जो था वो बटा हुआ था। अलग अलग जगह पे अलग अलग वंश के राजा जो थे वो वहां पे शासन करते थे, जिसमें आगे आपको बताएगा कि इसमें शायद 9 ऐसे राष्ट्र थे जहाँ पे अलग अलग राजवंशों का शासन था। इसके बाद बताएगा आपको। देखिए यहाँ बता भी रहा है कि इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैम्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। जिस तरह से जर्मनी बहुत सारे राज्यों में बिखरा हुआ था, ठीक उसी तरह से इटली जो था वो भी कई ऐसे वंशानुगत मतलब कई से ऐसे राज्य थे जहाँ पे कई राजाओं का शासन था। ठीक है। यहाँ देखिए बता रहा है आपका कि 7 राज्य में, आपको बताया 9 में, सॉरी मेरे को नहीं याद था, 7 राज्य बता रहा है इसमें। बोल रहा है कि 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सिडनिया पिडमाउंट में एक इटलावी राजघराने का शासन था। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कि अगर 19वीं सदी में अगर देखा जाए तो इटली जो था वो 7 अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था, और जिनमें से केवल एक जो था, जिनमें 7 राज्यों में से केवल एक ऐसा राज्य था जो कि सार्डिनिया पिडमाउंट में एक आपका जगह था, सार्डिनिया पिडमाउंट, जिसमें एक इटलावी राजघराने का शासन था। इटलावी राजघराना यानी राजघराना था, इटलावी राजघराना, जिसका उस जगह पर शासन था। बोल रहा है कि ऑस्ट्रिया, उत्तरी भाग ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्ग के अधीन था, मध्य इलाके पर पॉप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र स्पेन के बुर्बो राजाओं के अधीन था। ये इटली के बारे में आपको बता रहा है, सॉरी ये बता रहा है आपका कि 19वीं सिडनिया पिडमाउंट में एक इटलावी राजघराने का शासन था, जो बोल रहा है कि सिडनिया पिडमाउंट में एक इटलावी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग जो था, इटली का जो उत्तरी भाग जो था, उसमें ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्ग जो था उसके अधीन था आपका इटली का उत्तरी भाग। इटली का जो मध्य इलाका जो था वो पॉप जो थे उनका वहां पर अधिकार था, और जो इटली का दक्षिणी भाग जो था उसके ऊपर जो बोर्बे राजा है, जिसका आपको मालूम है कि लुईस 16वां जो था इसी वंश का राजा था, उसका अधीन था। है कि अभी ने साझा रूप हासिल नहीं किया था, और अभी तक उसके विविध क्षेत्रीय और स्थानीय रूप मौजूद थे। यानी इटली राष्ट्र के अंदर एक भाषा, इटलावी भाषा जो था वो एक राष्ट्र भाषा का रूप अभी भी नहीं लिया हुआ था, और अलग अलग 7 राज्यों के अंदर अलग अलग भाषा का इस्तेमाल किया जाता था अभी भी। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रिया ये आपका सिडनिया पिडमाउंट जो था वो ऑस्ट्रिया हैम्सबर्ग के अधीन था, सॉरी इटलावी राजघराने के शासन वहां पे चलता था, और उसका जो उत्तरी भाग जो था वहां पे हैम्सबर्ग, मध्य भाग जो था उस पे पॉप, और दक्षिणी क्षेत्र जो था उस पे स्पेन के जो बोर्बो राजाएं थे उसका शासन चलता था। बोल रहा है कि 1830 के दशक में जोसेपी मैत्सिनी ने एकीकृत इटलावी गणराज्य के लिए
एक सुविचारित कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। बता रहा है जेसोफी मैथ्जिनी, मैंने आपको इसके पहले ही बताया था, यंग इटली यंग यूरोप में इसका जिक्र किया गया था। तो बता रहा है कि 1830 के दशक में देखा गया था कि जो मैथ्जिनी जो थे वो प्रयास कर रहे थे कि बटे हुए राज्यों को एक साथ जोड़कर एक गणराज्य का रूप दिया जाए, जिसके बारे में वो एक मतलब कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे थे। मतलब एक ऐसा प्रयास कर रहे थे जिससे कि बटे हुए इटली जो है वो एक राष्ट्र का रूप ले सके। उसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन भी बनाया था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। वो रहा कि 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटलावी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सिडनी पिडमाउंट के शासक विक्टर एमुनल द्वितीय पर आ गई थी। मैं देखिए यहाँ पे बताया था कि 7 राज्यों में एक ऐसा राज्य था जिसमें सिडनी पिडमाउंट के इटलावी राजघराना का शासन था, और उसका राजा कौन थे, तो यहाँ पे दे रहा है आपका एमुनल द्वितीय। ध्यान रखिएगा, विक्टर एमुनल द्वितीय, जिसका सिडनी पिडमाउंट के ऊपर शासन था। बोल रहा है कि इटलावी राज्यों को, जो बिखरे हुए राज्य थे, उसको जोड़ने की जिम्मेवारी किसको दी गई, तो विक्टर एमुनल द्वितीय को दी गई। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में, तो मैं फिर से देखिए थोड़ा सा रिज्वाइन करना पड़ा मीटिंग को, तो मैं फिर से इटली वाला शुरू कर दे रहा हूँ। आपको टॉपिक थोड़ा ही सा है, 2-4 लाइन है इटली का पहले वाला आपका। मैंने आपको इटली के बारे में बताया था, मैंने ये भी बताया था कि जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था, जिस तरह से राजनीतिक विखंडन आपको जर्मनी के अंदर नजर आया था, ठीक उसी तरह से इटली जो दिखा मत मेरे को, ये ऐसे भी मालूम है, जहाँ पे इसके आगे वाला टॉपिक पे ही रख मेरे को, इसके आगे वाला ही रख, मैं ये बता दूंगा ऐसे भी। तो जैसा कि आपने देखा कि जिस तरह से जर्मनी में राजनीतिक विखंडन आपको दिखाई दे रहा था, वैसा ही इटली के अंदर भी आपको दिखाई देगा। और इटली जो था वो 7 बड़े राज्यों के अंदर बटा हुआ था, और उसमें से एक ऐसा राज्य था जिसमें सिडनी पिडमाउंट में एक इटलावी राजघराना, जिसका राजा विलियम विक्टर एमुनल द्वितीय था, जो उस जगह पे शासन करता था। और इसके अलावा जो इटली का उत्तरी भाग जो था वो ऑस्ट्रियाई हैम्सबर्ग के अधीन था, और मध्य इलाका जो था वो पॉप का शासन था, और दक्षिणी क्षेत्र जो था जिसमें बोर्गो राजाओं का शासन था। ये मैं आपको इसके पहले वाले मीटिंग के अंदर बताया था, और आगे मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पर आपको फिर से। पूरा 1830 के दशक में मैथ्जिनी जो था, जिसने एकीकृत इटली का के बारे में उसने सोचा, और कई सुविचारित कार्यक्रम जो थे प्रस्तुत किए थे, जिससे कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए जिसमें राजनीतिक विखंडन जो है वो ना हो, ठीक है। और इसके लिए उसने एक गुप्त संगठन, जिसके नाम यंग इटली था, एक और गुप्त संगठन मैंने आपको बताया था यंग यूरोप के बारे में, उसको उसने बनाया था, ठीक है। वो हो रहा है कि 1831 और 1848 में क्रांतिकारी विद्रोहों की असफलता से युद्ध के जरिए इटलावी राज्यों को जोड़ने की जिम्मेवारी सिडनी पिडमाउंट के शासक विक्टर एमुनल द्वितीय पर आ गई। जो 1831 से लेकर 1848 के बीच में जो क्रांतिकारी विद्रोह हुए थे, जिसके माध्यम से इटलावी राज्यों को जोड़ने का प्रयास किया गया था, वो जो था वो असफल हो गया था। और उसके बाद इटली राष्ट्र के एकीकरण का जिम्मेवारी जो था वो विक्टर एमुनल द्वितीय को दी गई थी। इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्गों की नजरों में एकीकृत इटली उनके लिए आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं उत्पन्न करता था। पूरा इस क्षेत्र के शासक जो थे, इस क्षेत्र के शासक अभिजात वर्ग की नजरों में, यानी इस क्षेत्र के जो शासक थे उनकी नजरों में एक एकीकृत इटली, मतलब एक इटली मान के चले, एकीकृत इटली मतलब बिखरा हुआ इटली नहीं, एकीकृत इटली जो था उसका अर्थ वो लोग सोचते थे कि एक ऐसा देश जहां पर आर्थिक विकास और राजनीतिक प्रभुत्व की संभावनाएं जो है वो उत्पन्न होगी, ठीक है। जो शासक थे उनको ये लग रहा था कि अगर इटली का एकीकरण होगा तो इससे उस देश का आर्थिक विकास भी काफी तेजी से होगा। मंत्री प्रमुख काउर, जिसने इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया था, ना तो वो क्रांतिकारी था और ना ही वो जनतंत्र में विश्वास रखने वाला। देखिए यहाँ पे एक और काउर का नाम आ रहा है,
उसमें ऑटोमन बिस्मार्क का नाम आया था, प्रासा का नाम आया था जर्मनी में। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में जब भी एकीकरण के बारे में पूछेगा जर्मनी का, तो उसमें आपको ऑटोमन बिस्मार्क और प्रासा का जिक्र जरूर करना पड़ेगा। ठीक है। उसी तरह से इटली का एकीकरण का बात आएगा तो आपको इसमें अभी तो मैसिनी के बारे में जिक्र किया है, इसके अलावा विक्टर एमुअल द्वितीय जो था उसका भी बहुत बड़ा हाथ था। और ये तीसरा आदमी है काउर। ठीक है। काउर जो था वो इटली के प्रदेशों को एकीकृत करने का आंदोलन जो था उसका नेतृत्व काउर ने ही किया था, परंतु वो ना तो क्रांतिकारी था और ना ही वो जनतंत्र पे विश्वास रखता था, यानी लोगों द्वारा चुने गए शासन जो था उसके ऊपर विश्वास रखता था। बोल रहा है कि इटलावी अभिजात वर्ग के तमाम अमीर और शिक्षित सदस्यों की तरह इटलावी जो राज्य जो था, जिसके अंदर जितने भी पढ़े लिखे और अमीर व्यक्ति जो थे उनके सदस्यों की तरह आगे बढ़ रहा, सदस्यों की तरह इटलावी भाषा से कहीं बेहतर फ्रेंच बोलता था। इस तरह से इटलावी अभिजात वर्ग के जो अमीर लोग थे या शिक्षित व्यक्ति जो होते थे, जो इटलावी भाषा बहुत अच्छा तरह से बोलते थे, ठीक उसी तरह से काउर जो था वो भी इटलावी भाषा का इस्तेमाल बहुत अच्छे ढंग से करता था। और एक चतुर कूटनीतिज्ञ संधि के माध्यम से उसने सिडनिया पिडमाउंट, ये बता रहा है आपका कि फ्रांस में सिडनिया पिडमाउंट की एक चतुर कूटनीतिज्ञ संधि जिसके पीछे काउर का ही हाथ था, तो सिडनिया पिडमाउंट 1859 में ऑस्ट्रियाई बलों को हरा पाने में कामयाब हुई थी। सिडनिया पिडमाउंट जिसका नेतृत्व विक्टर एमुअल द्वितीय कर रहा था, उसने एक संधि की थी सिडनिया पिडमाउंट के साथ, और इसी संधि के नतीजे से सिडनिया पिडमाउंट जो था जिसने कई सारे दूसरे क्षेत्रों को जीतने में कामयाबी हासिल की थी। बुरा कि नियमित सैनिकों के अलावा जेसोपी गैरबॉल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयंसेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। यहाँ पे एक और देखिए गैरबॉल्डी का नाम जा रहा है, जिक्र कर रहा है, जो जिसने कई सारे सैनिकों को लेकर उसने सैनिकों का नेतृत्व किया था और कई सारे स्वयंसेवक जो थे जिन्होंने इस युद्ध में गैरबॉल्डी का साथ दिया था। 1860 में वो दक्षिण इटली और दो सिसिलियों के राज्य में प्रवेश कर गए और स्पेनिश शासकों को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहे। ये एक गैरबॉल्डी जो था, जेसोपी गैरबॉल्डी जो था, जिसने जो नियमित सैनिक थे, सेना था, उसका नेतृत्व किया था। एक तरह से हम लोग कह सकते हैं सेनापति था। और जब उसने दक्षिणी इटली का जो दक्षिणी भाग था और दो राज्य थे, जब उसने उस इटली के दक्षिणी इटली के अंदर जब उसने प्रवेश किया, ठीक है, तो प्रवेश करने के बाद उसको वहां के जो स्थानीय किसान जो थे उसको भी उसका समर्थन प्राप्त हुआ था। 1861 में एमुअल द्वितीय की एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया, मगर इटली के अधिकांश निवासी जिनमें निरक्षरता की दर काफी ऊंची थी अभी भी उदारवादी राष्ट्रवादी विचारधारा से अनजान थे। तो इटली के अंदर देखिए कितने लोगों का नाम रखा है इसमें। सबसे पहले एमुअल, ध्यान रखिएगा, सिडनिया पिडमाउंट जिसका राजा था विक्टर एमुअल द्वितीय। ठीक है। इसके अलावा आपको इसके अंदर जिक्र कर रहा है काउर का जिक्र कर रहा है, जो कि काउर के कारण ही, जो कि ना तो क्रांतिकारी था और एक बड़ा कूटनीतिज्ञ व्यक्ति माना जा सकता है, जिसने एक संधि के माध्यम से सिडनिया पिडमाउंट को दूसरे राज्यों को जीतने या अपने साम्राज्य को बढ़ाने में मदद की थी। इसके अलावा गैरबॉल्डी का जिक्र कर रहा है, जिसने सैनिकों का जो था नेतृत्व किया था, और दक्षिणी इटली के कुछ हिस्सों में जब वो प्रवेश हुआ तो उसको कई सारे लोगों का समर्थन मिला, खासकर वहां के किसानों को उसको समर्थन मिला। और परंतु मगर इसमें सबसे बड़ी मतलब कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा बात ये था कि अभी भी वहां के लोग जो थे, इटलावी जो लोग जो थे, उनको राष्ट्रवादी और जो आपका राष्ट्रवादी जो लोग थे उनके विचारों से वो अभी भी अज्ञान थे, क्योंकि वो लोग निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे।
तो बता रहा है आपको, याद रखिएगा 1861 में इटली का एकीकरण किया गया था और उसका नेतृत्व जो था वो आपको यहाँ पे दे रहा है। देखिए यहाँ पे राजा घोषित किया गया है एमुनल द्वितीय को। जो एकीकृत इटली मतलब क्या, अब 7 राज्यों में इटली जो बटा हुआ था अब वो एक साथ जोड़ दिया गया था, उसका राजा एमुनल द्वितीय को बनाया गया था। ठीक है, बता रहे कि दक्षिणी इटली में जिन आम किसानों ने गैरिबल्डी का समर्थन दिया था, उन्होंने इटालिया के बारे में कभी सुना ही नहीं था और वे मानते थे कि ला टालिया विक्टर एमुनल की पत्नी थी। ये बता रहा है कि जिन किसानों ने और कारीगरों ने और मजदूरों ने गैरिबल्डी का समर्थन किया था दक्षिणी इटली में प्रवेश करने के बाद, तो वैसे लोग जो थे वो ज्यादातर निरक्षर थे, वो पढ़े लिखे नहीं, तो उनको राष्ट्रवादी और के विचारों के बारे में ज्यादा पता नहीं चल रहा था, उसके बारे में वो लोग जान समझ नहीं पा रहे थे। और उनका ये मानना था कि जो इटालिया जो है, इटालिया, उनको लगता था कि इटालिया जो है वो विक्टर एमुनल द्वितीय की पत्नी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इटली का एकीकरण के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने 2 टॉपिक आज आपको बताया, जर्मनी का एकीकरण, ठीक है ध्यान रखिएगा, और दूसरा है आपका इटली का एकीकरण। ठीक है,